नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के पक्ष में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, ये कैथल और कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत के धर्म युद्ध की भूमि रही है। उस समय का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। एक ओर कौरवों की बड़ी सेना, 100 से ज्यादा कौरव थे, तो दूसरी ओर केवल 5 पांडव थे। और आज भी जो वर्तमान समय में भारत का परिदृश्य चल रहा है, जिस स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है, हमारे देश के अंदर भी आज एक धर्म युद्ध चल रहा है। एक ओर कौरव रूपी कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, अनेक पार्टियां जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, वो कौरव रूपी पार्टियां हैं। और दूसरी ओर अकेले धर्म ध्वजा लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, ये देश, ये युद्ध में देश में राष्ट्रवाद और विकासवाद की विचारधारा बना। एक तरफ है विकासवाद, एक तरफ है राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ है तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की विचारधारा वाली ये 2 शक्तियां इस चुनाव में काम कर रही है। मैं आज आप सबको इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में ये बताने आया हूं किस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हुए विकसित भारत का संकल्प लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। एक पल भी रुके बिना, एक पल भी थके बिना। और आप सबने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। भाइयों बहनों, एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया है। निरंतर सतत 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे तक उन्होंने काम किया है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी और मुझे भी उस बैठक में सम्मिलित होना था। भाइयों बहनों, शाम को 6 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है और अनेक राज्यों की मीटिंग समाप्त होते होते प्रातःकाल 4 बज गया। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होगी जो पूरी रात भर चलती है। और मैंने सोचा कि ये पूरी रात भर मीटिंग चल रही है, अब हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। ये बहनों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि अब आराम करने का समय नहीं है उनका तो जागरण का समय ऑलरेडी हो चुका है। वो तो इतने बजे जग जाते हैं और जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे, उन्होंने आज क्या क्या काम करने हैं वो पहले से ही उनका लिखा होगा और वो काम करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार अनवरत रूप से उन्होंने काम किया है। भाइयों बहनों, एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेसी गैंग जो अपने निजी हितों के लिए देश हित की तिंजारजली देने का काम कर रहे हैं, देश हित को पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी परिचित हैं, 2014 के बाद मोदी सरकार ने हर सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम किया है। योजनाबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में काम न किया गया हो। समृद्ध विकास, समृद्धि, गरीब कल्याण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। इसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सबके माध्यम से आप समाज का एक प्रकार से मैं कहूं कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मैं ये मानता हूं कि यहां बैठे हुए एक व्यक्ति हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जो 10 मई से प्रारंभ हुई थी, उस यात्रा को पटरी पर वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर प्रशासन और सरकार लगा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयास के बलबूते अब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड बनाने लगी है। यात्रा में आए श्रद्धालुओं को सरकार के निर्देश पर बेहतर सुविधा मिल रही है, जिससे यात्रियों में उत्तराखंड के अतिथि देव भव का
संदेश फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए थे, जिससे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस दोनों के उच्च अधिकारी धामों में मोर्चा संभाले हुए हैं, जिससे दूसरे कर्मचारी भी तत्परता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर अब अधिकारी अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर जो अव्यवस्था अभी तक दिखाई दे रही थी, उसमें काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों में जब से अधिकारियों की तैनाती अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोर्चों पर हुई है, तब से स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं। तमाम कर्मचारी तत्परता से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा चारधाम यात्रा के दौरान मुहैया कराई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से अधिकारियों की तैनाती की गई है, जानकारी कि इससे सुधार अब यात्रा में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और श्रद्धालु किस तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शुरुआती दिनों में अगर मैं बात करूं 10 मई के बाद, तो कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में जो अव्यवस्था जरूर दिखाई दी क्राउड मैनेजमेंट और यातायात को लेकर, जो अत्यधिक यात्री वहां पर पहुंच चुके थे धामों में, तो कहीं ना कहीं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन और शासन में कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला, लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद अधिकारियों की जो नियुक्ति है, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन के हो या सचिव लेवल के जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं उत्तराखंड के, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो चारों धाम में जाए और स्थलीय निरीक्षण करें। डीजीपी अभिनव कुमार भी देर रात कल बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। साथ साथ जितने भी सचिव हैं वो वहां पर पहुंचने की कोशिश करें, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या यातायात से रिलेटेड पुलिस प्रशासन हो। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अब यात्रियों की जो पूरी यात्रा हो वो सुरक्षित हो और सुगम हो, और उसी के तहत लगातार जो राज्य सरकार है और साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यात्रा सुगम हो यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के, और इसके लिए तहत आप देख सकते हैं जो आला अधिकारी, आज डीजीपी अभिनव कुमार भी बद्रीनाथ का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कोशिश करी कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं वहां की वो दुरुस्त हो सके, और उसके तहत भीड़ आप जिस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 7 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं मात्र 11 दिनों में चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि क्राउड काफी आ रहा है। ऐसे में मैनेजमेंट करने की बहुत जरूरत थी, और ऐसे में जो सरकार है लगातार मैनेजमेंट करती हुई नजर आ रही है। स्थिति को काफी सुधारा गया है, यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है ताकि उनकी यात्रा भी थोड़ी सुगम हो सके। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आए हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल यहां पर बंद कर दिए गए हैं 31 मई तक, क्योंकि पंजीकरण रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। 25 लाख से अधिक जो पंजीकरण हुआ है, उसके बाद फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि अत्यधिक यात्री आने से दबाव बन चुका है चारों धाम पे। फिलहाल यात्रियों के अंदर जो उत्साह है वापस लौट आया है। कहीं ना कहीं जो अवस्था पहले दिखाई जा रही थी यात्रियों को, वो फिलहाल अब नहीं दिखाई दी जा रही है, क्योंकि व्यवस्थाओं को अब बेहतर कर दिया गया है अधिकारियों द्वारा और प्रशासन द्वारा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अब अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं, कौन कौन सी वो व्यवस्थाएं हैं जिनमें अब सुधार लाया गया है, और साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि उच्च अधिकारियों के वहां होने से तमाम कर्मचारी भी तत्परता से काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, अगर उच्च अधिकारी जाएंगे वहां पर दिशा निर्देश देंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहां पर अगर सरकार के साथ साथ अगर अधिकारी भी वहां पर दिशा निर्देश देंगे, तो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके अंदर जोश बढ़ेगा, और वो जो कहा जा सकता है कि जो पारदर्शिता से जो यात्रा चलनी थी वो अब चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों ने अपना मोर्चा संभाला है, खुद धामों पर पहुंच रहे हैं, यात्रा की
जो स्थिति है यातायात, पहले समस्या आ रही थी कि यातायात में लंबा जाम देखने को मिल रहा था करीब 2-3 किलोमीटर का, उसमें सुधार आने की कोशिश की गई है। क्योंकि उसमें यह किया गया है कि अब जगह जगह यात्रियों को रोका जा रहा है, उनकी जो पंजीकरण है, साथ साथ ग्रीन कार्ड है, और यात्रियों के लिए जो स्वास्थ्य चेकअप पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहां पर यात्रियों की चेकिंग भी की जा रही है, उनका बीपी चेक किया जा रहा है, उनकी शुगर लेवल चेक की जा रही है, क्योंकि 20,000 फीट पे केदारनाथ स्थित है। ऐसे में उछले इलाकों में जो समस्या आ रही थी, अब उसका निवारण किया गया है। अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, और साथ साथ कोशिश ये की जा रही है अब जितनी भी भीड़ आ गई है उन्हें संतुलन किया जाए, उनको दर्शन कराया जाए, कोई भी यात्री और श्रद्धालुओं को बिना दर्शन के उत्तराखंड से वापस ना भेजा जाए। जी बिल्कुल, तो बिना दर्शन के वापस नहीं भेजा जाए। क्राउड मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं, पहले दिक्कतें जिस तरह से पेश आ रही थी, अब ऐसे में जगह जगह रोकने के अलावा और कौन से ऐसे साधन अपनाए जा रहे हैं? क्या रजिस्ट्रेशन की जो रेट्स है उनकी बारीकी से जांच की जा रही है? क्या वजह है कि क्राउड मैनेजमेंट अब दिखाई दे रहा है जो कि पहले नहीं दिखाई दे रहा था? देखिए, अगर शुरुआती दिन की बात की जाए तो ये व्लॉगर्स वगैरह अत्यधिक थे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से चारों धामों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण जो भीड़ है वो अत्यधिक देखने को मिली। और साथ साथ जो लोगों में अब क्रेज बढ़ा है चार धाम यात्रा को लेकर, उसके तहत जो अत्यधिक भीड़, क्राउड मैनेजमेंट वहां संभालना बहुत मुश्किल हो गया सरकार को। पहले से कहा जा सकता है कि उनके पास आकलन था 19 लाख से अधिक जो पंजीकरण हो चुके थे उस वक्त 10 मई से पहले, तो ऐसे में सरकार के पास पूरा डाटा था, लेकिन थोड़ी व्यवस्थाएं या फिर अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे थे, जिस वजह से थोड़ा असंतुलन हमें शुरुआत में देखने को मिला। यातायात के लिए अगर जिस तरह से मैंने बताया कि जगह जगह चेक पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं ताकि जो यात्रा है वो स्मूथली चल सके, और यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और क्राउड मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो धीरे धीरे यात्रियों को छोड़ा जा रहा है। जो सोनप्रयाग, केदारनाथ की मैं अगर मैं बात करूं तो सोनप्रयाग में यात्रियों को थोड़ा होल्ड किया जा रहा है ताकि जो ऊपर गए हुए यात्री हैं वो आराम से दर्शन कर सकें। तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तमाम कोशिश यहां पर की जा रही है। अगर मैं हर दिन की बात करूं तो 60,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं चार धाम के हर दिन दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में जो यात्री यहां पर आ रहे हैं, लाखों की संख्या में यात्री आ रहे हैं, मैनेजमेंट करना काफी मुश्किल है। और सड़कें भी इतनी सक्रिय हैं क्योंकि अगर मैं चार धाम यात्रा की बात करूं तो चार धाम के जो बद्रीनाथ का एरिया है वहां पर काफी सक्रिय रोड है, चार धाम जरूर वहां पर बनी है। और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है यात्रियों की जो यात्रा हो वो सुगम हो, और इसके तहत ही अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं, चाहे रहने की व्यवस्था हो या फिर कहा जा सके कि उनको मूलभूत सुविधाएं देने की हो, पेयजल की हो, या फिर कहा जा सकता है कि वो शौचालय की पूरी तरह से व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्थाएं हो। अगर उन्हें होल्ड भी किया जा रहा है तो वहां पर भी व्यवस्थाएं रखी जाए ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। तो अपने स्तर पर राज्य सरकार और साथ साथ प्रशासन द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है यात्रियों की पूरी ये तरह से जो यात्रा हो ऐतिहासिक हो, और इसके लिए तहत ही जो अधिकारी हैं वो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस फोर्स भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, साथ साथ कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, नियुक्ति की जा रही है ताकि जो लोग हैं वहां पर पहुंच सके, जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच सके और स्थिति को संभाल सके। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता तुषार गुप्ता, जानकारी दे रहे थे कि यात्रा को सुगम और सुलभ बनाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। अधिकारी जिस तरह से तैनात है, तत्परता से काम होता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर बद्रीनाथ से है, जहां वर्तमान में संचालित हो रही चारधाम यात्रा के सुगम और सफल संचालन के लिए सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी खाकी यानी पुलिस की है, जिसे पल पल यात्रियों की मदद के लिए आगे आना पड़ता है। यात्रा को लेकर प्रभारी डीजीपी अभिनव कुमार ने बद्रीनाथ धाम का दौरा किया, यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कल 30 मई को मैं दोपहर बाद आ गया था यहाँ बद्रीनाथ धाम रोड आया था केदारनाथ की तरफ से। तो रास्ते में तो कई जगह देखा हमें ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत पड़ी थी, जो जा रहा था, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भी जो कैपेसिटी है लगभग 30 से 35 हज़ार यात्रियों की टोटल कैपेसिटी है, और हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं तो इसलिए वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है और वाहनों की पार्किंग की भी समस्या है। तो उसको देखते हुए हमने पूरे रास्ते जो है ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है। कल रात मैंने आके शाम के जो प्रबंधन थे वो भी देखे, शाम को भी रात के 9 बजे
लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम की श्रद्धालुओं की लाइन लगी थी। और आज सुबह भी जब मैं गया वहाँ व्यवस्थाएं देखने, तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की। और स्पष्ट है इस बार बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां रायपुर विधानसभा क्षेत्र के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 2000 पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर अब एक नया मोड़ इस मामले में सामने आ रहा है। बता दें कि स्थानीय विधायक उमेश शर्मा ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने मामले में किसी की भी सहमति नहीं ली और अधिकारियों ने खुद ही प्लान तैयार किया, जिसका वो पूरी तरह से विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए दूसरा विकल्प तलाशा जा रहा है। दूसरी जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। जो 2000 पेड़ कट रहे थे उन्हें अब काटने नहीं दिया जाएगा। तो स्थानीय विधायक उमेश शर्मा ने दी है जानकारी। बताया जा रहा है कि 2000 पेड़ काटने के अधिकारियों के प्लान को साइडलाइन कर दिया गया है, जिसके बाद उमेश शर्मा ने बताया है कि इस पर दूसरे विकल्प पर विचार विमर्श किया जाएगा और 2000 पेड़ों को कटने से रोका जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नए विकल्प की तलाश की जा रही है। ये किसी से उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया, अधिकारियों ने अपने आप बनाया। हम सब का विरोध है। और ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये पेड़ों का मसला ही नहीं, ये पूरे रायपुर और आसपास के क्षेत्र की विधानसभा हमारी, उसकी लाइफलाइन है वो जंगल। और वहाँ से जितने भी स्रोत निकलते हैं उन्हीं से हम सब लोग पानी पर निर्भर हैं। इस तरह का जो भी कोई योजना है हम उसका विरोध नहीं करते। योजना कहीं और बनाए उसके लिए, लेकिन उस जगह जंगल काट कर ये योजना बनाए उसके लिए हम साथ। हल्द्वानी में राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। बता दें कि स्वराज आश्रम में कांग्रेस ने राजीव गांधी की जयंती मनाई, जहां विधायक सुमित हृदय सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को याद करते हुए युवाओं को मतदान किए जाने का अधिकार और महिलाओं को पंचायती राज में अधिकार दिए जाने के साथ क्रांति युग परिवर्तन का नायक मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। राजीव गांधी जी की जो युवा सोच थी, उस युवा सोच को कहीं ना कहीं भारत की जो सोच है उसमें परिवर्तन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज हम कंप्यूटर की क्रांति की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति की बात करें, उसके जनक राजीव गांधी जी थे। कंप्यूटर जब वो भारत में ला रहे थे, कई ऐसे दल थे जो आज सत्ता में हैं, जो कह रहे थे, जिन्होंने बैलगाड़ी निकाल कर विरोध करा था। लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भारत के आधुनिकीकरण में जो उनका योगदान है अविस्मरणीय है। साथ ही साथ महिलाओं को अगर आज पंचायतों में आरक्षण मिला है, वो भी राजीव गांधी जी की सोच थी। युवा को अधिकार मिला है मत प्रयोग का 18 साल के, ये भी सोच राजीव गांधी जी की। अल्प आयु में हमारे बीच से चले गए, ये हमारे लिए और इस देश के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति थी। और आज हम उनकी शहादत को भी याद करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके योगदान को भी प्रणाम और नमन करते हैं। याद करते हुए राजीव गांधी की जयंती मनाई गई है। साथ ही साथ राजीव गांधी की नीतियों के साथ उनके किए गए कार्यों को भी याद किया गया और आने वाले भविष्य में उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा युवाओं को और साथ ही साथ महिलाओं को दी गई। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और अब बात करेंगे अगली खबर को लेकर। एचआरडीए से बिना स्वीकृत कराए काटी जा रही कॉलोनी पर विभाग की ओर से बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया गया। एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने सख्त हिदायत दी है कि बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी नहीं काटने दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पालघर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने वालों को सचेत किया है। जब तक कॉलोनाइजर सुविधा युक्त कॉलोनी तैयार नहीं करता, तब तक ऐसी कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदें, ताकि घर बनाने के बाद किसी प्रकार की समस्या से जूझना ना पड़े। इसके साथ ही साथ बता दें कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने मैंगलोर क्षेत्र के अंतर्गत विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। तो एचआरडीए का फिर चला बुलडोजर चढ़ने से बचा हड़कंप। बताया जा रहा है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट बेचे जाने के बाद होने वाली अव्यवस्थाओं के चलते यहां लोगों को जागरूक भी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि पूरी तरह से सुनियोजित और
निश्चित कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें। अनाधिकृत कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर यमुना घाटी से सामने आ रही है, जहां एक स्कूल वैन में आग लग गई। बता दें कि विकासखंड मोरी के गांव से नेटवाड़ में मोहताड़ के पास अचानक बस में आग लगी और बस धधक उठी, जिसके बाद देखते ही देखते वैन जलने लगी। हालांकि समय रहते वैन चालक ने सभी बच्चों को अपनी सूझबूझ से वाहन से बाहर निकाल लिया था। सभी बच्चों की जान सुरक्षित है। एक बड़ी अनहोनी होने से टल चुकी है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन वैन जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल आग लगने के असली कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है। तो यमुना घाटी में अचानक स्कूली वैन में आग लगने से बच्चों में मचा हड़कंप, जिस पर चालक की सूझबूझ से बच्चों को बाहर निकाला गया। सुरक्षित बच्चों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई गई है। ड्राइवर की समझदारी से बच्चों की जान सुरक्षित है, लेकिन दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हालांकि वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। खबर यमुना घाटी से सामने आ रही है, जहां एक स्कूली वैन में आग लग गई। बता दें कि विकासखंड मोरी के गांव नेटवाड़ से मोहतार के पास अचानक बस में आग लगी, जिसके बाद देखते ही देखते वैन जलने लगी। हालांकि समय रहते वैन चालक ने सभी बच्चों को सूझबूझ से वाहन से बाहर निकाल लिया और बच्चों की जान बचाई गई है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे अगली खबर को लेकर, जहां निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है। दरअसल पिछले दिनों अवैध तरीके से बसे मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर कई विभागों ने इसको लेकर नोटिस थमाए थे, जिसमें कहा गया था कि जो लोग अवैध अतिक्रमण कर मलिन बस्तियों में रह रहे हैं वे खुद ही बस्तियों से हट जाएं, अन्यथा नगर निगम और MDDA के JCB उन्हें ध्वस्त कर देंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और मलिन बस्ती मामले में बैठक कर बस्तीवासियों का समर्थन किया है। अब इस पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो चुनावी मौसम में एक बार फिर से मलिन बस्तियों का जुन बाहर आया है। बताया जा रहा है कि मलिन बस्तियों को लेकर एक तरफ सरकार की ओर से नोटिस मलिन बस्तियों और अतिक्रमण वाली बस्तियों पर दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस अब इन मलिन बस्तियों के साथ मिलकर बस्ती वासियों का समर्थन कर रही है और सरकार पर सीधा निशाना साधा जा रहा है। आज कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। जिन मलिन बस्तियों को नियंत्रण करने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है, पूर्व में भी अध्यादेश लाकर उनको टूटने से हमारी सरकार ने बचाया और हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हम किसी भी बस्ती को टूटने नहीं देंगे और शीघ्र ही इनका नियमितीकरण करेंगे, ताकि बार बार जो ये तलवार इनके सर पर लटकी रहती है उससे इनको हमेशा के लिए छुटकारा मिले। और मेरा मलिन बस्ती के लोगों से अनुरोध है कि आप कांग्रेसों की बहकामी नहीं आई, सरकार हमारी है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है और हम किसी बस्ती को टूटने नहीं देंगे। ये धामी सरकार का संकल्प है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।